नमस्कार दोस्तों, वशिष्ठ ITI के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि व्यास। आज आपको ITI इलेक्ट्रिशियन में DC जनरेटर के और DC मोटर के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। तो आज अपने स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, क्योंकि बेसिक अपना सही होगा तो DC जनरेटर और मोटर अपने लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। तो DC मशीन के अंदर अपने पढ़ने जा रहे हैं। DC मशीन वो मशीन जो DC पे काम करे, वो मशीन जो DC पे काम करे। और DC का मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब डिश धारा। मतलब डिश धारा या तो जनरेट करेगा या इनपुट में लेगा, या तो डिश धारा को जनरेट करेगा या डिश धारा को इनपुट में लेगा, दोनों में से एक काम करेगा। क्यों? क्योंकि DC मशीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। मतलब कि विद्युत और यांत्रिक ऊर्जा को आपस में बदलने वाली डिवाइस जो है वो क्या है, DC मशीन। मतलब या तो ये विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले उसे अपने क्या नाम दिया, DC जनरेटर। DC जनरेटर क्या हुआ कि वो डिवाइस, वो मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को इनपुट में ले और विद्युत ऊर्जा को आउटपुट में दे, वो क्या हुआ, जनरेटर। और ये आउटपुट अगर DC मेरे को मिल रही है तो वो कौन सा हुआ, DC जनरेटर। मतलब कि वो मशीन जो इनपुट में यांत्रिक ऊर्जा ले, मैकेनिकल एनर्जी ले, और आउटपुट में विद्युत ऊर्जा दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, तो वो कहलाता है जनरेटर। और अगर वो ऊर्जा DC है तो वो कहलाता है अपना DC जनरेटर। सेम इसी तरह जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदले उसे अपने क्या कहते हैं, मोटर। उसे क्या बोल देते हैं अपने, मोटर। अगर जो विद्युत ऊर्जा इनपुट में ले रहा है, अगर वो DC ले रहा है, तो उस मोटर को अपने क्या बोल देते हैं, DC। ठीक है, समझ में आई बात कि DC मशीन के दो पार्ट हुए, DC जनरेटर और DC मोटर। ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है। कि इसका मतलब ये हुआ कि या तो ये यांत्रिक ऊर्जा को इनपुट में लेके और विद्युत ऊर्जा को आउटपुट में देंगे, या वो विद्युत ऊर्जा को इनपुट में लेकर यांत्रिक ऊर्जा को आउटपुट में देंगे। तो जो यांत्रिक ऊर्जा को इनपुट में लेकर विद्युत ऊर्जा को आउटपुट में देता है और आउटपुट DC दे रहा है, तो वो DC जनरेटर में आ जाएगा। और जो विद्युत ऊर्जा इनपुट में लेकर यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट में दे रहा है और इनपुट जो है वो विद्युत ऊर्जा वो DC की ले रहा है, तो उसको अपने क्या बोल देंगे, DC मोटर बोल देंगे। ठीक है। आगे अपने देखते हैं कि मोटर रोटेट होती कैसे। रोटेटिंग कंसेप्ट ऑफ मोटर, ऑफ DC मशीन की बात ही कर लेते हैं, बाद में मोटर में आ जाएंगे अपने। अगर यांत्रिक ऊर्जा इनपुट में ले या यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट में दे, उस दोनों कंडीशन के लिए अपना आर्मेचर घूमना चाहिए। अगर, क्योंकि मैंने कहा कि DC जनरेटर वो हुआ जो यांत्रिक को किसे बदले, विद्युत में, और DC मोटर वो हुआ जो विद्युत को किस में बदले, यांत्रिक में। तो दोनों ही कंडीशन में यांत्रिक ऊर्जा या तो लेनी पड़ रही है या देनी पड़ रही है। तो उस कंडीशन में अपने को रोटेटिंग कंसेप्ट पढ़ना, घूर्णन का कंसेप्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो अगर DC जनरेटर की मैं बात करूं तो इसमें तो इजी है। क्यों? इसमें तो क्या करेंगे अपने कि प्राइम मूवर की सहायता से अपने खुद ही उसको यांत्रिक ऊर्जा देंगे, जैसे कि जनरेटर में अपने करते हैं, हैंडल से अपने उसे आर्मेचर को अपने रोटेट करते हैं। और अगर DC में करें तो DC में क्या है, रोटेटिंग कंसेप्ट अपने को लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इनपुट में क्या ले रहा है, विद्युत ऊर्जा। तो वो इसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा।
तो उसके लिए सबसे पहले अपने विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत चुंबक क्या हुआ कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे अगर अपने तांबे की तार को अगर लपेट दें और उसमें करंट को प्रवाहित कर दें तो उस मटेरियल के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल रेखाएं वहाँ पे बनेगी और वो चुंबकीय क्षेत्र फील होगा। तो इसका मतलब वहाँ क्या हुआ कि चुंबक बन गई है और वो चुंबक तब तक बनी रहेगी जब तक उसके अंदर करंट का फ्लो होता रहेगा। जैसे ही करंट का फ्लो बंद होगा चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म हो जाएगा। उस चीज को क्या कहते हैं अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। विद्युत चुंबक या इंग्लिश में कोई देखना चाहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब चुंबक तो बन जाएगी लेकिन उसके एन और एस सिरे अपने को कैसे मिलेंगे वो अपने को यहाँ देखना है। तो एन और एस सिरे चुंबक के तब बनेंगे वो डिसाइड कौन करेगा अपना वाइंडिंग का प्रकार। सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसी होगी वही डिसाइड करेगा कि एन सिरा इसका ऊपर होगा या एन सिरा इसका नीचे होगा। तो अपने देखते हैं सेंस ऑफ वाइंडिंग कैसे रहती है। यहाँ पे करंट आई गई और यहाँ पे करंट आई अपने को वापस मिल गई। अब देखो ऐसा है दो नोटेशन देखते हैं यहाँ पे, एक क्रॉस और एक डॉट। जब कभी भी कहीं क्रॉस लिखा होगा मैग्नेटिक सर्किट में इसका मतलब ये होगा कि वहां करंट जो है वो अंदर जा रही है, वहां करंट अंदर जाएगी। कौन करंट। जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट हो इसका मतलब करंट जो है वो बाहर जाएगी। समझे बात को कि करंट अंदर जाएगी, क्रॉस का मतलब डॉट का मतलब करंट बाहर जाएगी। और जब भी करंट फ्लो होती है तो उसके आसपास क्या होगा चुंबकीय क्षेत्र। अब क्या करेंगे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। थंब क्या डिसाइड करेगा करंट की डायरेक्शन को और फिंगर क्या डिसाइड करेगी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को। तो जब क्रॉस है तो करंट कैसे जाएगी अंदर, तो मैंने अंगूठे को अंदर की साइड किया तो ये उंगलियां क्या दिखाएंगी अपने को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। तो ये कौन सी डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये होगा क्लॉकवाइज। अंगूठा ये है करंट बाहर की साइड तो अंगूठे को बाहर की साइड करा तो ये रोटेट किस में कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्रॉस जब भी हो तो मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन क्या रहेगी क्लॉकवाइज। और जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा इसका मतलब करंट बाहर आ रही होगी तो चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं मैग्नेटिक लाइंस हैं उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी एंटी क्लॉकवाइज। दो चीजें समझ गए। कौन सा रूल लगाया अपन ने थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। उसमें मेरे को पता है कि जब क्रॉस होता है तो करंट अंदर की साइड, तो अंगूठे को अंदर की साइड रखा तो ये वाली डायरेक्शन क्या हुई मैग्नेटिक लाइंस की, तो क्लॉकवाइज। ये देखा करंट बाहर की साइड तो अंगूठे को करंट की साइड रखा तो डायरेक्शन क्या हुई एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर अपने परमानेंट मैग्नेट लेते हैं स्थायी चुंबक कोई लेते हैं तो अपने देखते हैं एन और एस दो सिरे होते हैं उसमें, तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और एस की तरफ जाती हैं, एन से निकलती है और एस की तरफ जाती है चुंबक के बाहर की साइड। तो अब मैं यहाँ देखूं कि यहाँ करंट जा रही है, इधर करंट कहाँ गई अंदर, यहाँ से कहाँ आई बाहर। क्यों ये गई यूं अंदर और ये आई यूं बाहर। ये करंट कहाँ गई अंदर, ये कहाँ आई बाहर, ये कहाँ गई अंदर और ये आ गई बाहर। जब कभी भी करंट अंदर जाए, जब कभी भी करंट अंदर जाए तो निशान कौन सा होता है क्रॉस। जब कभी भी करंट अंदर जाए तो निशान, जब कभी भी करंट अंदर जाए तो अब देखो यहाँ करंट गई और ये इसके कहाँ गई अंदर की साइड और यहाँ से कहाँ निकली यूं बाहर की साइड। तो बाहर करंट आए तो डॉट, अंदर करंट जाए तो क्रॉस।
अब जहां क्रॉस हो वहां मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। और जहां डॉट है बाहर आ रही है वहां मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात सही है? जहां डॉट है वहां डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, जहां क्रॉस है वहां डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अब यहां से बल रेखाएं निकल रही है और यहाँ एंटर हो रही है, तो चुंबक के बाहर बल रेखाएं कहाँ से निकलती है? एन से। और चुंबक के बाहर बल रेखाएं कहाँ एंटर करती हैं? कहाँ एंटर कर रही है? एस पे। मतलब इस तरह की सेंस ऑफ वाइंडिंग बनाई तो मेरे को पता चला ऊपर एन सिरा आया और नीचे एस सिरा आया। दोबारा से देखते हैं कि जब कभी भी, पहले बात करते हैं विद्युत चुंबक की। विद्युत चुंबक के फायदे क्या है, क्यों इसमें यूज करते हैं, वो भी देखेंगे अपने अभी। विद्युत चुंबक वो हुई कि किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर तांबे की तार बांध दी जाए और उसमें करंट को फ्लो कर दिया जाए तो उसमें उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के आसपास एक चुंबकीय बल का आभास होता है, चुंबकीय फोर्स का आभास होता है, और वो आभास तब तक रहता है जब तक उसमें करंट फ्लो रहती है। मतलब ये हुआ कि जैसे ही करंट फ्लो करेंगे उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वो चुंबकीय क्षेत्र तब तक ही रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो होती रहेगी। तो इसका बेनिफिट ये हुआ कि अगर अपने को चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो और करंट की वैल्यू बढ़ा दो, और अगर कम चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स घटा दो और करंट की वैल्यू भी घटा दो। तो ये एक अपने को एडवांटेज मिल जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम या ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में अपने कर सकते हैं। वो अपने को स्थायी चुंबक में गुण ये नहीं मिलता। फिर मैंने देखा कि एन और एस सिरा उसका डिसाइड कैसे होगा। जब तक डिसाइड नहीं होगा तब तक रोटेटिंग कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि जब कभी भी क्रॉस लगाओ इसका मतलब है करंट को अंदर जाना है, जब कभी भी डॉट लगाओ इसका मतलब है करंट को बाहर आना है। जब अंदर जाएगा तो मैं राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा, तो अंगूठा दिखाता है करंट की डायरेक्शन को, फिंगर दिखाती है मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन को। तो मैंने जब यूं दिखाया तो ये मेरी मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन यूं जा रही थी, तो ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज। डॉट में करंट की डायरेक्शन बाहर थी, अंगूठा बाहर करा, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। मैं यहाँ आया, अब मैंने ये वाइंडिंग की तो मैंने देखा करंट यहाँ तो अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। तो जहाँ करंट अंदर जाती है तो वो क्या होता है? क्रॉस। जहाँ करंट बाहर आती है वो क्या होता है? डॉट। क्रॉस में मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉकवाइज। डॉट में मैग्नेटिक लाइन की डायरेक्शन क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने देखा कि ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ गुजर रही है, तो जहाँ से एन से, जहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो सिरा कौन सा होता है? एन। जहाँ चुंबकीय बल रेखाएं घुसती हैं वो कौन सा है? एस। तो मैंने देखा ये सिरा मेरा एन हो गया, ये सिरा मेरा एस हो गया। अब और देखते हैं चेंज हो सकते हैं क्या एन और एस, वो भी देख लेते हैं अपने। नहीं। अब मैंने देखा करंट यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से बाहर निकल रही है, यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है। इसमें क्या था? वहाँ एंटर कर रही थी, इसमें क्या? वहाँ से बाहर निकल रही है। तो जहाँ से करंट बाहर निकले वो, जहाँ से करंट बाहर निकले वो डॉट, जहाँ एंटर करे वो क्रॉस। जहाँ से डॉट जहाँ लगा वहाँ डायरेक्शन कौन सी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। जहाँ क्रॉस लगा होगा वहाँ डायरेक्शन कौन सी होगी? क्लॉकवाइज। अब ये यहाँ से आ रही है, यहाँ एंटर हो रही है, यहाँ से आ रही है, यहाँ एंटर, जहाँ एंटर हो वो एस, जहाँ से बल रेखाएं निकले हो एन। पहले एन सिरा कहाँ था? यहाँ था। अब एन सिरा कहाँ हो गया? यहाँ हो गया। तो ये बेसिक है कि विद्युत चुंबक बनती कैसे है। तो वो बनती ऐसे है कि जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ अपने तांबे की तार लपेट दे और करंट प्रवाहित कर दें तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वो तभी तक रहता है जब तक करंट उसमें फ्लो रहती है। दूसरा, एन और एस पोल डिसाइड कैसे होते हैं? वो अपने को सेंस ऑफ वाइंडिंग है, वो डिसाइड करती है कि कौन सा सिरा एन रहेगा, कौन सा सिरा अपना एस रहेगा। तो दो सेंस अपने देखे वाइंडिंग के, एक मैंने देखा ये, एक मैंने देखा ये। इन दोनों
को चेंज करते ही मेरे एन और एस पोल भी अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। बता रहा हूँ इसको। उतार आगे चलते हैं। अब देखते हैं रोटेटिंग कंसेप्ट लगा कैसे। मैंने देखा दो पोल थे इलेक्ट्रोमैग्नेट के एन और एस स्टेटर के। स्टेटर रोटर क्या होता है वो अपने आगे देखेंगे। और दो ही पोल थे एन और एस रोटर के। अब हमें पता है कि समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश क्या समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एन एन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एन एस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। एस एस को क्या करेगा? सॉरी एन एस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। सही है। एस एस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। मैंने देखा एन एन को धक्का देगा, एन एस को खींचेगा। एस एस को क्या करेगा? धक्का देगा, एस एन को खींचेगा। तो मतलब कुछ फोर्स यूं लग रहा है और कुछ फोर्स यूं लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ से धक्का दूं और यहाँ से धक्का मिले तो ये चीज घूमेगी या नहीं घूमेगी? तो इसमें जो है नेट टॉर्क जो है वो जीरो नहीं होगी। अब बात करें टॉर्क क्या होती है कि जब किसी को भी जब कोई चीज स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी मोशन में है, उसको रोटेट कराना है तो सबसे पहले अपने को टॉर्क की आवश्यकता होती है। टॉर्क वो बल है जो किसी चीज को, किसी स्थिर वस्तु को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना हो या किसी स्थिर पड़ी चीज को गतिशील करना हो, किसी स्टेशनरी मोशन वाले मशीन को रोटेशनरी मोशन में लाना है, किसी स्थिर मशीन को घूर्णन करवाना है, तो जो सबसे पहला अपने को फोर्स चाहिए होता है वो फोर्स क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क वो जैसे अपने साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल जब पहला स्टार्ट करते हैं, पहला पेडल मारते हैं तो वो पेडल अपने को थोड़ा जोर का मारना पड़ता है। उसके बाद एक बार साइकिल चलने लगती है तो अपने को क्या है कि उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। तो टॉर्क वो फर्स्ट फोर्स है कि जब अपना आर्मेचर रुका हुआ है और उसको घुमाना है तो शुरुआत में जो फोर्स चाहिए वो क्या होगा? टॉर्क होगा। तो अब मैंने देखा कि दो पोल थे किसके? स्टेटर के। दो ही पोल थे रोटर के। जब एन एन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एस एस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एस एन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो जब मैंने देखा ये फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, ये फोर्स इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये कुछ ना कुछ रोटेट इस डायरेक्शन में करने लग जाएगा। दूसरा देखते हैं अपने, मैंने लिया दो पोल लिए स्टेटर के और चार पोल लिए रोटर के। चार पोल हो गए। अब मैंने देखा एन एन को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एस एस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। एस एन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। एन एस को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। अब क्या है? आधा फोर्स यूं लग रहा है, आधा फोर्स यूं, सॉरी एस एस को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। आधा फोर्स तो लग रहा है यूं, आधा फोर्स लग रहा है यूं। तो ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। तो मोटर कहीं घूमेगी क्या? नहीं घूमेगी। तो कुछ जोर यहाँ से लगा रहे हैं, कुछ जोर यहाँ से लगा रहे हैं, तो जो दोनों साइड जोर लगेगा मोटर रोटर कहाँ रहेगा? अपनी जो पहले की अवस्था है उसी में ही रह जाएगा। तो यहाँ टॉर्क क्या है जी? इन दोनों चीजों से अपने क्या सीखे कि जब स्टेटर के और रोटर के पोल सेम होंगे तभी मोटर घूर्णन करेगी, तभी मोटर क्या है? घूर्णन करेगी। अगर स्टेटर के पोल या रोटर के पोल अगर बराबर नहीं है तो अपने को टॉर्क डेवलप नहीं होगी और मोटर रोटेट नहीं करेगी। मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ स्टेटर पोल इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल।
मतलब स्टेटर के पोल और रोटर के पोल समान होंगे तो मोटर घूमेगी, वरना मोटर नहीं घूमेगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपने। मैंने देखा अल्टरनेट पोल के लिए मैंने NSNS, ठीक है, NSSS मैंने ये देखा। अब NN को प्रतिकर्षित, NS को आकर्षित, SN को आकर्षित, SN को आकर्षित, SS को प्रतिकर्षित, SN को आकर्षित, NN को प्रतिकर्षित। सही है? देख लो, दोबारा देख लो, नहीं समझ आ रहा तो ये NN को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा? SN को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा? SS को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा? NS को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, करेगा नहीं करेगा? ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, NN को प्रतिकर्षित कर देगा, ये इसको खींचे। तो अब ये क्या है, देखो ये डायरेक्शन कौन सी में लग रहे हैं सारे। SS को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, NS को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ये सारा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ नंबर ऑफ पोल कितने थे? 4, और नंबर ऑफ स्टेटर पोल 4 थे, नंबर ऑफ रोटर पोल भी कितने हैं? 4। तो इसका मतलब ये है, जब कभी भी ये कंडीशन करेगी तभी टॉर्क डेवलप होगी, वरना टॉर्क डेवलप नहीं होगी, मोटर घूम नहीं पाएगी। तो रोटेटिंग कंसेप्ट का सबसे पहला मेथड यही हुआ कि नंबर ऑफ रोटर पोल और नंबर ऑफ स्टेटर पोल अगर सेम होंगे नंबर में, तभी मोटर रोटेट होगी। और वो रोटेट कैसे होगी, टॉर्क कैसे डेवलप होगा, मैंने बता दिया आपको कि समान पोल आकर्षित करेंगे, विपरीत पोल प्रतिकर्षित करेंगे, और उससे वो मोटर जो है वो रोटेट होने लगेगी। अब अपने रोटर की बात करते हैं, मोटर की बात करते हैं। अब अपने ये मोटर की होगी। अब अपने बात करते हैं जनरेटर पे चलते हैं कि जनरेटर होता क्या है। डीसी जनरेटर, जैसा कि नाम से पता है, जो इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी ले, आउटपुट में डीसी अपने को दे दे। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये करता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जनरेटर काम करता है। फैराडे वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे, उन्होंने 2 नियम दिए, उन्हीं 2 नियमों पे जो अपना जनरेटर का प्रिंसिपल है वो काम करता है। वो 2 नियम क्या थे? पहला नियम, जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर बोल सकते हैं, आर्मेचर बोल सकते हैं, या अपने चालक बोल सकते हैं। जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है और वो इन फ्लक्स को काट रहा है, तो एक डायनेमिकली ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाए और उसके कारण अगर फ्लक्स कट रहे हैं, तो वहाँ एक ईएमएफ जनरेट होगा। ये कौन कहता है? फैराडे का पहला नियम कहता है। दोबारा से देख लो कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को अपने रखते हैं
और वो फ्लक्स को काटता है तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये प्राइम मूवर के इसको घुमाएंगे, फ्लक्स ये काटेगा। दूसरा ये है, सेकंड लॉ ये था, जो ये फ्लक्स ईएमएफ जनरेट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के। फ्लक्स में परिवर्तन की दर भी कह सकते हो, फ्लक्स लिंकेज की परिवर्तन की दर भी आप कह सकते हो। तो फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक अगर उस चुंबकीय क्षेत्र को काटता है, चुंबकीय फ्लक्स को काटता है, तो उसके कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है। लिख लो, अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक द्वारा अगर चुंबकीय फ्लक्स को काटा जाता है तो डायनेमिकली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ये कौन कहता है? फैराडे का पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ उस ईएमएफ, ये ई क्या है यहाँ पे? ईएमएफ विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। ये जो विद्युत वाहक बल है वो किसके समानुपाती होगा? टोटल फ्लक्स है उसमें परिवर्तन की दर के, या फ्लक्स लिंकेज के परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। N5 को मैं टोटल फ्लक्स भी लिख सकता हूँ वेबर में, या लैम्डा लिख सकता हूँ। फ्लक्स लिंकेज क्या होता है ये अपने आगे बात करेंगे। ये दो नियम थे किसके? फैराडे के। और इन्हीं दो नियमों पे जो मेरा डीसी जनरेटर काम करता है। फिर एक लेंस ने और नियम दिया इसी में ही, कि हर चीज उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति जनरेटर में किसकी हुई? ईएमएफ की। और कारण क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन। क्योंकि मैं कह रहा हूँ उस फ्लक्स में फ्लक्स कटेंगे तो ईएमएफ जनरेट होगा, और वो ईएमएफ में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होगी। तो मेन कॉज कौन है? मेन कारण क्या है? फ्लक्स परिवर्तन, ईएमएफ जनरेट होने का। फ्लक्स लिंकेज या टोटल फ्लक्स है वो, या फ्लक्स में परिवर्तन की दर है। तो ये किसका विरोध करेगी? ये किसका विरोध करेगी? जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति किसके कारण हुई? इसकी। तो विरोध कैसे दिखाएंगे? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव यहाँ किसके कारण आया? लेंस के नियम। लेंस का नियम क्या कहा? कि हर चीज उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये तीन नियम थे इसमें। चौथा नियम फ्लेमिंग का आएगा, वो अपने कल पढ़ेंगे। ये तीन नियम थे। पहला फैराडे का, कि जब भी फ्लक्स, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चालक रखा हुआ है और वो फ्लक्स काटता है तो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम ये कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर, टोटल फ्लक्स में परिवर्तन की दर, या फ्लक्स लिंकेज में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और तीसरा नियम लेंस का था कि हर चीज उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण उसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी ई की ईएमएफ की उत्पत्ति किसके कारण हुई? इस फ्लक्स के कारण हुई। तो इसलिए मैंने विरोध को दिखाने के लिए उसका माइनस से यहाँ पे लगा दिया। तो ये डीसी जनरेटर के कुछ बेसिक कंसेप्ट थे। आगे अपने कल पढ़ेंगे जिसमें फ्लेमिंग के नियम भी आएंगे। उसके बाद मशीन में क्या क्या पार्ट्स होते हैं धीरे धीरे सारी डिटेल में अपने पढ़ेंगे। नमस्कार।